गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ओजांग आईएएस एकेडमी। एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस दिखाएं और जो बच्चे ऐप पर देख रहे हैं वो एक बार कमेंट कर दें कि आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है, वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर है। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, ऑल क्लियर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा जो सेशन हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शनल के बारे में, ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज पर्टिकुलर जो सेशन है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल क्या होता है, किस प्रकार से चूज किया जाता है। ये जनरली बच्चे जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैं अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल की जैसे ही बात करूंगा कमेंट सबसे पहले आएंगे, सर ऑप्शनल कैसे चूज करें क्या नहीं करें, ऑप्शनल में क्या क्या होता है, कितने पेपर होते हैं। बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस जो आपके होते हैं उनको हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे। हम जनरली इस ऑप्शनल को एक लंबे सेशन में कवर करते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो किस प्रकार से तैयार किया जाए। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ऐप पर क्लास हो रही है, बिल्कुल जो बच्चे यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं ऐप पर क्लास चल रही है, लाइव हूँ मैं ऐप पर। ओके, तो हम इस जो हमारा डिस्कशन होगा उसको हम कई सेशंस में बांट करके चलेंगे। और ऑप्शनल कैसे तैयार करें, क्या स्ट्रेटेजी हो हमारी, ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही ज्योग्राफी ऑप्शनल ही क्यों लें और ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, ये सारा हमारा डिस्कशन होगा, बट मल्टीपल सेशंस के अंदर होगा। एक बड़ा सेशन करने से ज़्यादा अच्छा है कि छोटे 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 सेशंस के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलें, कि मुझे भी अच्छा टाइम मिलेगा, आपको भी अच्छा टाइम मिलेगा, कि हाँ हम हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। राइट, तो स्टार्ट किया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, पेपर वन पेपर टू दोनों का सिलेबस एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, दोनों का डिस्कशन होगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो जनरली आपके क्वेश्चंस होते हैं कि हम कौन सा ऑप्शनल लें। पहली चीज दिमाग में आती है कि ऑप्शनल की व्यवस्था क्यों है सर। दूसरा, अगर है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है जिनको हम ले सकते हैं और उनमें से कौन सा अच्छा है। इन सब चीजों को आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि जो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर हमारा एक प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जो जनरली क्वालिफाइंग टाइप का होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट है वो, जिसके अंदर पहला पेपर जो है वो उसकी कट ऑफ जाती है, जीएस पेपर वन जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि हर साल अलग अलग कट ऑफ जो है वो हमें देखने को मिलती है। और पेपर टू जो होता है जिसे हम सी सेट का पेपर कहते हैं, वो पेपर जो है क्वालिफाइंग टाइप का होता है, 33% मार्क्स जो है वो हमें लाने रहते हैं। इस तरीके से पेपर वन जो है कंप्लीटली जो प्रीलिम्स का टेस्ट है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, आगे उसके मार्क्स कहीं ऐड नहीं होने वाले हैं। आप जैसे मान लीजिए पेपर वन की कट ऑफ जो है वो 100 पर गई है, आप 120 भी लाएंगे, 130 भी लाएंगे, 140 भी लाएंगे, तो कहीं ऐड नहीं होने वाले, कहीं आपकी रैंक में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन उन मार्क्स का आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक बीड छांटने का, स्क्रीनिंग करने का टेस्ट हमें दिखाई देता है। जो हमें पोस्ट दिलाएगा या जो हमारी जॉब दिलाएगा वो होता है हमारा मेंस का पेपर। और मेंस का पेपर जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है कि क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो मेंस के पेपर में टोटल 9 पेपर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो दो पेपर, जो ये स्टार्टिंग के दो पेपर आप देख रहे हैं, पेपर ए और पेपर बी, जिसको हम पेपर ए को कहते हैं कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, और पेपर बी जो होता है वो इंग्लिश का होता है। कंपलसरी इंग्लिश होती है और एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, जिसमें जनरली हम नॉर्थ इंडिया के बच्चे जो हैं वो हिंदी लेते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के बच्चे अलग अलग लैंग्वेजेस लेते हैं। साउथ इंडिया में जाते हैं तो हम अलग अलग बच्चे जो है, कन्नड़ लेगा कोई, कोई तमिल लेगा कोई, तेलुगु लेगा, ऐसे अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये दोनों पेपर जो है वो क्वालिफाइंग टाइप के होते हैं। मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन देते हुए फिर आगे आपके क्वेश्चन पर ही आ रहा हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू लेते हुए चले ताकि कोई बच्चा ऐसा हो जिसे ये भी ना पता हो वो भी समझता हुआ चले। जो बच्चे यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं कि वॉइस का इशू है, ऐप पर आ जाइए, ऐप पर किसी तरह का कोई इशू नहीं है।
ऐप पर बच्चों को सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके, तो ये दो पेपर तो क्वालिफाइंग टाइप के होते हैं। इनमें भी सेम वही बात है, 25% मार्क्स जो है वो हमें लाने रहते हैं। 300 मार्क्स के पेपर होते हैं ये दोनों, और 75 मार्क्स जो है वो हमें लाने रहेंगे। आप 75 से ज्यादा कितने भी लाएं, आप चाहे 100 लाएं, चाहे 150 लाएं, चाहे 200 लाएं, या 250 लाएं, या पूरे 300 लाएं, वो कहीं ऐड नहीं होने वाले। तो ये क्वालिफाइंग टाइप के पेपर है, हमें सिर्फ 75 से अबोव मार्क्स लाने रहते हैं, उससे ज्यादा हमें इसमें कुछ करना नहीं रहता है। अब जो हमारा स्कोर डिसाइड करेंगे वो होंगे बाकी के बचे हुए 7 पेपर्स। अब जो 7 पेपर्स बच गए हैं, जो पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सेगमेंट जो आप देख रहे हैं, ये अगेन हर एक पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है और 250 मार्क्स का हमें देखने को मिलता है। जो क्वालिफाइंग टाइप के पेपर थे वो 300 मार्क्स के थे। जो पेपर 1, पेपर 2, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4, 4 पेपर जो हमें जीएस के दिखते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटे का ड्यूरेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, 3 घंटे का ड्यूरेशन हमें देखने को मिलता है हर एक पेपर के अंदर। अब ये पेपर जो होते हैं ये कहीं ना कहीं मोर और लेस सबके लिए एक जैसे होते हैं। यानी कोई बच्चा जो है जिसका बैकग्राउंड साइंस का होगा तो उसे ज्योग्राफी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, जीएस पेपर 1 वाला पार्ट। जीएस पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो हो सकता है उसमें थोड़ा ज्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन हो सकता है एट द सेम टाइम उसकी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं होगी, या हो सकता है कि उसकी उस समय पर पॉलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, या वो एथिक्स को उतना अच्छे से ना समझ पाता होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डिफरेंट बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उन सब का अगर हम एवरेज निकालें, कोई जीएस पेपर 1 में थोड़े से ज्यादा मार्क्स लिया है दूसरे बच्चों से, एवरेज से थोड़े ज्यादा लिया है, तो वो हो सकता है जीएस पेपर 4 में एथिक्स की दुनिया में थोड़ा सा नीचे लुढ़क जाए। तो ओवरऑल एवरेज अगर हम देखते हैं तो सबका लगभग एक जैसा ही रहता है। यानी यहाँ किसी भी बैकग्राउंड का कोई एडवांटेज बहुत बड़ा हमें देखने को नहीं मिलता। कहीं कोई ज्यादा स्कोर कर रहा होगा पेपर 1 में तो पेपर 3 में लुढ़क रहा होगा, या पेपर 2 में अच्छा कर रहा होगा तो पेपर 1 में कहीं गड़बड़ा रहा होगा। ऐसी दिक्कतें हमें जनरली देखने को मिलती है। ओके, तो ये पार्ट जो है वो सबके लिए एक जैसा कॉमन हो जाता है जीएस में, क्योंकि आप जानते हैं जीएस का सिलेबस आप देख ही चुके हैं। ओजांग सर बहुत अच्छा एनालिसिस जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं, इसका लंबा चौड़ा एनालिसिस है वो काफी, तो आप वो उन सारे पेपर्स को देख ही चुके हैं। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, जो हमें मार्क्स दिलाएगा, सर अगर सबके लिए एक जैसा ही हो जाएगा तो हम कैसे दूसरों से आगे जाएंगे। दूसरों से आगे जाने के लिए जो आपके पास में ऑप्शन बचते हैं, दैट इज पेपर 1 एसे का, निबंध का पेपर जिसे हम कहते हैं वो। अगर आप निबंध जो है लिखने की क्षमता अगर आपकी अच्छी है, कैपेबिलिटी अच्छी है, आप चीजों पर ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं और साथ ही अच्छे से लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप दूसरों से, भीड़ से आगे निकल जाएंगे। दूसरे जो बच्चे आपके कंपटीटर हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, उनसे आगे आप निकल जाएंगे अगर आप ऐसे का पेपर अच्छा करते हैं। एक ऑप्शन तो यहाँ आता है, ये भी 3 घंटे का पेपर होता है, 250 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं जो लास्ट में ऐड होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वालिफाइंग टाइप का होगा, सर कितने भी लाएंगे आगे नहीं जुड़ेंगे। ऐसा सिर्फ 2 ही पेपर के साथ था जिनको हम पहले बात कर चुके हैं। अब इसके अलावा, ऐसे के अलावा भी क्या हमारे पास कुछ है? बिल्कुल है। हमारे पास जो ये 2 पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 पेपर ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ऑप्शनल एक ही सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है जिसके 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल जो भी आप चूज कर रहे हैं उसका पेपर 1 और पेपर 2, ऐसे 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और हर एक पेपर 3 घंटे का होगा, ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का होगा। 250 नंबर के दोनों पेपर आपको देखने को मिलेंगे, यानी 250 और 250, 500 नंबर जो है वो आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे, क्योंकि जीएस में हर बच्चा लगभग एक जैसा परफॉर्म करता है। तो अब मैंने जैसा आपको बताया 7 पेपर हैं जो हमारे मार्क्स जिनके ऐड होने वाले हैं, और उन 7 में से 4 पेपर ऐसे हो गए हैं जो सबके लिए जनरल हो गए हैं। कोई किसी में अच्छा कर रहा है तो कोई किसी में बुरा भी कर रहा है। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो ऐसा बहुत रेयरली हमें देखने को मिलता है। तो ये 4 पेपर तो सबके लिए एक जैसे हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं। तो अब हमें जो एज दिलाएगा, जो हमें आगे निकालेगा दूसरों से, वो पेपर आते हैं हमारे, एक तो ऐसे का पेपर, निबंध का पेपर, और दूसरा पेपर आता है ऑप्शनल के 2 पेपर। ऑप्शनल के 2 पेपर का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 2 ऑप्शनल चूज करने होंगे, ऐसी व्यवस्था पहले हमें देखने को मिलती थी। अभी हमें एक ही सब्जेक्ट चूज करना होता है, उसके 2 पेपर होते हैं। यानी अगर आप जैसे हिस्ट्री चूज करते हैं तो हिस्ट्री का पेपर 1 होगा, हिस्ट्री का पेपर 2 होगा। अगर आप ज्योग्राफी चूज करते हैं तो ज्योग्राफी का पेपर 1 होगा, ज्योग्राफी का पेपर 2 होगा। वट जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसके 2 पेपर्स जो हैं 250 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे, यानी 500 मार्क्स आपको यहाँ ऑप्शनल से मिलेंगे।
राइट, यहां तक बात क्लियर होगी? किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा यहां तक? ओके, गुड। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, ये टोटल अगर आप देखेंगे तो 7 पेपर्स जो हैं, 250 नंबर का हर एक पेपर था, तो 7 पेपर्स को मिला करके 1750 मार्क्स जो हैं वो हमारे मेंस के रिटर्न पेपर के सारे हो जाते हैं। मेंस का ही एक पार्ट होता है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार या आपका जो व्यक्तित्व परीक्षण है वो इसके अंदर किया जाता है। और व्यक्तित्व परीक्षण के 275 मार्क्स होते हैं, और इन सबको 1750 मार्क्स, ये जो 7 पेपर्स आपने दिए वो प्लस ये 275, टोटल मिला करके 2025 नंबर होता है। जिसमें से जनरली बच्चे जो हैं वो 1000 के आसपास जो मार्क्स ले आते हैं, 1000, 1025, 1030, इसके आसपास जो बच्चे मार्क्स ले आते हैं वो टॉपर होते हैं। यानी लगभग 50-55% पर टॉपर जो है वो आपका निकल करके आ जाता है। यानी अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं 2025 में से मैं 2000 तो ले ही आऊंगा, तो इतने नहीं आएंगे। पहले ही बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पर क्या होगा, बहुत टफ मार्किंग, टाइट मार्किंग जो है वो होगी। आप बहुत अच्छा लिखेंगे तब भी आपको एवरेज नंबर जो है वो मिलेंगे। तो ऐसा कई बार बच्चे सोचते हैं, स्टार्टिंग में नया नया जोश होता है, तो उनके दिमाग में यही होता है कि इतिहास तो मैं ही लिखूंगा, कि बस यहाँ पर जो है यूपीएससी के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि 2025 में से 2000 नंबर कोई ले आया होगा, मैं ही लेकर के आऊंगा या मैं ही लेकर के आऊंगी। तो उनका ये भ्रम अभी से दूर कर दूं मैं, कि 1000 के आसपास जो है वो टॉपर ही डिक्लेयर हो जाता है। पासिंग मार्क्स कितने हैं इनमें, आप इनमें बात कर रहे हैं? इन दोनों में 50%, सॉरी 25% मार्क्स जो है वो लाने रहते हैं, यानी 70 मार्क्स, 75 नंबर जो है, 75 या उससे ऊपर आप लाएंगे। जनरली बच्चे 100 नंबर का टारगेट लेके चलते हैं इन दोनों में, कि 100 नंबर हम ले आएंगे तो बस हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो मेंस का पूरा पेपर पैटर्न है वो हमें देखने को मिलता है। हम जो आज पर्टिकुलर डिस्कशन करने वाले हैं वो आज जैसा मैंने आपको बताया मल्टीपल सेशंस में डिस्कशन होगा, सिर्फ आज के ही सेशन में नहीं, मल्टीपल सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस ऑप्शनल के बारे में। ये ऑप्शनल के जो 2 पेपर हैं इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए आप टोटल 250 प्लस 250 500 में से 300 मार्क्स ले आते हैं, आप जो है 500 में से 300 मार्क्स ले आते हैं। आपका एक और फ्रेंड है जिसने कोई और ऑप्शनल चूज किया होगा, मैं किसी ऑप्शनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप किसी और फ्रेंड ने कोई और ऑप्शनल चूज किया होगा, वो सपोज मान लीजिए 250 मार्क्स जो है वो लेकर के आता है, तो यानी आप उससे 50 नंबर आगे हैं, और 50 नंबर आगे होना तो बहुत बड़ी एडवांटेज होती है, बहुत बड़ी। एक नंबर पे लगभग 10 रैंक का डिफरेंस आ जाता है, तो 50 नंबर पर तो 500 की रैंक का डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, यानी एक एक नंबर जो है वो बहुत कीमती है, एक एक नंबर हमारी रैंक को लगभग 8 से 10 रैंक जो है वो ऊपर नीचे कर देगा। और ऑप्शनल में और ऐसे में अगर हम अच्छे मार्क्स लाते हैं, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो हम डेफिनेटली हमारा जो कंपटीशन है उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। और अगर हम अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं तो डेफिनेटली हम कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे, कोई और लोग जो है वो आगे निकल जाएंगे। यानी ऑप्शनल अगर हमने अच्छा चूज किया, देखिए ऐसे में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, निबंध जो है वो सबके लिए एक जैसा ही है, चाहे आपका ऑप्शनल कुछ भी हो, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, निबंध एक जैसा ही आने वाला सबके लिए। तो एक ही चीज है जिसके ऊपर आपका नजरिया कुछ और हो सकता है, दूसरे का नजरिया कुछ और हो सकता है, हम सब लिखेंगे और किसी को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, किसी को नहीं भी मिल सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर भी बहुत डिपेंड करता है ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ ये चीज ऐसी है जहां पर हम खुद चूज कर सकते हैं कि हम क्या लें, हम ज्योग्राफी लें, हम हिस्ट्री लें, हम पॉलिटी लें, पीएसआईआर लें, या एंथ्रोपोलॉजी लें, या सोशियोलॉजी लें, कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं। पूरी लिस्ट अभी आगे बताऊंगा, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरी लिस्ट है हमारे पास में, उस लिस्ट के अंदर से जो सब्जेक्ट हम चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही है, वरना कहीं भी नहीं था ना। तो प्रीलिम्स में हमारे पास ऑप्शन था, जो पेपर था वही देना है सबको, प्रीलिम्स के दोनों पेपर में जो पेपर है वही देना है। मेंस के बाकी के जो 8 पेपर हैं, 7 पेपर हैं, उनमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ इन 2 पेपर में हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। मैं कुछ और ले सकता हूं तो मेरा फ्रेंड कुछ और ले सकता है, आपका कोई और तीसरा कंपटीटर कुछ और ले सकता है। यही एक ऑप्शन हमारे पास आता है, वरना कहीं भी नहीं आता। ओके, चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसा है तो हम इनमें से क्या लें।
सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बता दूं कि ऑप्शनल की लिस्ट जो है वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप देख सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको कुछ इस तरीके से अल्फाबेटिकली अरेंज्ड सारे सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, सब हिंदी में भी हैं। सेम सब्जेक्ट जो है वो हिंदी में भी आपको देखने को मिलेंगे। 14 सब्जेक्ट्स ये होते हैं। देन मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो बहुत ही फेवरेट होता है लोगों का, पीएसआईआर जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, साइकोलॉजी, पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। ये 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो हमें दे रखे होते हैं, लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अभी इन 25 के अलावा भी हमें कुछ लैंग्वेज के पेपर्स जो हैं वो भी दिए होते हैं। लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, निम्नलिखित में से किसी एक भाषा का साहित्य, ये सारी भाषाएं दे रखी है आपको, इनमें से किसी एक भाषा का साहित्य जो है, लिटरेचर जो है वो आप ले सकते हैं। चाहे आप असमीज लिटरेचर लें, चाहे बंगाली लिटरेचर लें, मणिपुरी लिटरेचर लें, उर्दू लिटरेचर लें, इंग्लिश लिटरेचर लें, कुछ भी लें, टोटल आपको 23 लैंग्वेजेस जो हैं, 23 भाषाएं दे रखी हैं। तो 25 पेपर ये प्लस 23 पेपर ये, इनमें से कोई एक ही लेना है, ऐसा नहीं कि सब लेने हैं, इनमें से कोई एक ही लेना है। तो 25 प्लस 23 अगर आप देखें, 25 प्लस 23, आपके पास में जो लिस्ट निकल करके आती है दैट इज 48 सब्जेक्ट्स। आपके पास जो लिस्ट निकल करके आती है दैट इज 48 सब्जेक्ट्स, यानी आपके पास में 48 ऑप्शन है जहां से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आप चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज वाला, या अगर आप चाहें तो इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, जो 25 सब्जेक्ट की ये लिस्ट है कंप्लीट, यहाँ से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। उस एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों 250-250 नंबर के होंगे, 3-3 घंटे का पेपर होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अभी अब बात करते हैं इनमें से क्या लें सर, ये 48 ऑप्शन जो हमारे पास है इनमें से कैसे चूज करें कि हमारे लिए क्या सही होगा। ओके, सर संस्कृत ऑप्शनल भी होता है, संस्कृत लिटरेचर जो है वो ऑप्शनल होता है आपके पास में, संस्कृत का लिटरेचर जो है वो आपके पास में ऑप्शनल होता है। तो इतने सारे ऑप्शनल जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, इतने सारे ऑप्शंस हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं। 25 सब्जेक्ट्स तो हैं ही, 25 पेपर्स तो हैं ही, साथ में 23 लैंग्वेजेस के पेपर जो हैं वो भी हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं। जिन बच्चों को वॉइस का इशू आ रहा है यूट्यूब पर, वो ऐप पर आ जाएं, ऐप पर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ऐप पर बच्चे जो है वो अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि इन सारे इतने सारे ऑप्शन जो हमारे पास में हैं उनमें से हम कहाँ क्या चूज कर सकते हैं, क्या तरीके लगाएं, क्या अप्रोच रखें जिससे कि हम एक अच्छा ऑप्शनल चूज कर सकते हैं जो हमें अच्छे मार्क्स दिलाएं। देखिए अल्टीमेट एम हमारा सबका यही है, हमारे पास में ये जो ऑप्शन दिए हैं सारे, कि इतने सारी बड़ी लिस्ट यूपीएससी ने दी है,
हम यही चाहते हैं कि इनमें से वो सब्जेक्ट चूज कर लें जो हमें पास करवा दे, जो हमारी रैंक दिलवा दे, जो हमें आईएएस बना दे या आईपीएस बना दे या आईआरएस बना दे, जो भी आप बनना चाहते हैं वो बना दे, हमें एक अच्छी रैंक दिला दे, हमें अच्छे मार्क्स जो है वो दिला दे। तो कुछ तरीके हमें लगाने पड़ेंगे, कुछ जैसे हमारे सामने खूब सारे खाने के ऑप्शन हो, तो हम उसमें से क्या तरीका अपनाएंगे कि मुझे ये ज्यादा मीठा पसंद है ज्यादा, या तीखा पसंद है, या खट्टा पसंद है, मीठे में भी ये ज्यादा पसंद है, हम ऐसा ही कुछ तरीका लगाएंगे। वैसे यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे तरीके लगाएं जिनसे कि हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए कि कौन सा ऑप्शनल मेरे लिए फिट बैठेगा, कि मुझे ये सिलेक्शन दिला दे। तो इसको देखने के लिए कि क्या तरीके हम लगाएं, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सक्सेस रेशियो किस ऑप्शनल का सबसे ज्यादा है। सफलता का अनुपात जो है, सफलता का अनुपात का मतलब होता है, अगर मान लीजिए 100 बच्चों ने, 100 स्टूडेंट्स ने कोई एक सब्जेक्ट लिया है, मैं उसको कोई भी नाम दे देता हूं, वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उसने लिया है, कुछ भी लिया है, अगर उसमें से 100 बच्चों में से 5 का सिलेक्शन हो जाता है, टोटल लास्ट में जाकर के जो फाइनल लिस्ट जो निकलेगी उसमें अगर 5 का सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि यहां पर मेरी जो सक्सेस रेट रही है वो 5% की रही है। किसी और बच्चे ने कोई और ऑप्शनल लिया होगा, मान लीजिए ऐसे 200 बच्चे थे जिन्होंने की कोई और ऑप्शनल लिया होगा, और उसमें से मान लीजिए कि 30 बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि 15% की सक्सेस रेट जो है यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। यानी कितने बच्चे टोटल ओवरऑल उस सब्जेक्ट के साथ जा रहे हैं और उसमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ये हमेशा हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर में जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें से हम देखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं, या कौन सा ऑप्शनल है जहां पर सक्सेस रेट अच्छी मेंटेन हो रही है। कोई ऐसा सब्जेक्ट भी हो सकता है जैसे कि किसी बच्चे ने ले लिया, मान लीजिए असमीज लिटरेचर, असमी भाषा का जो साहित्य होता है वो ले लिया, मान लीजिए ऐसे 50 बच्चे हैं और 50 में से सिर्फ एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, 50 में से सिर्फ एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो फिर सक्सेस रेट क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम जो है वो हमें देखने को मिलेगी, 2% के आसपास जो है वो हमें देखने को मिलेगी। यानी हम सक्सेस रेट सबसे पहले देखेंगे। देखिए हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं कि हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब आगे मैं बात डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहला एम हमारा यही होना चाहिए कि वो सक्सेस रेट दिलाए, यानी सिलेक्शन दिलाता हो। सिलेक्शन नहीं दिलाता तो वैसे सब्जेक्ट को मैं भले कितना ही पढ़ता रहूं, कितनी ही प्रैक्टिस करता रहूं, मेरे किसी काम का नहीं अगर वो मुझे सिलेक्शन ना दिलाए। तो ऐसा सब्जेक्ट जो पहले लोगों को सिलेक्शन दिला चुका हो, जिसकी सक्सेस रेट अच्छी हो, जहां पर चयन की जो दर है वो बहुत अच्छी रहती हो, या एटलीस्ट एवरेज अच्छी रहती हो, तो उस सब्जेक्ट के साथ जाना मैं हमेशा प्रेफर करूंगा। या आप जो हैं वो भी हमेशा यही चाहेंगे कि वो सब्जेक्ट जो सिलेक्शन दिलाता हो वही लेंगे हम, चाहे उसके अंदर हमें कितनी ही अड़चने आए, बाद में देखी जाएंगी वो सारी अड़चने, लेकिन पहले सिलेक्शन होता है इस सब्जेक्ट में, ये एंश्योरिटी श्योरिटी जो है वो हमारे पास में होनी चाहिए। तो पहली चीज हम यही देखेंगे कि सक्सेस रेशियो कितना अच्छा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। दूसरी चीज हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की उपलब्धता कितनी है। अगर मुझे उस सब्जेक्ट को तैयार करना है तो उसके लिए मुझे कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, कुछ बुक्स चाहिए होंगी जिनको मैं पढ़ के उस सब्जेक्ट को तैयार करूंगा, या मुझे कुछ नोट्स चाहिए होंगे जिनको पढ़ के मैं उस सब्जेक्ट को तैयार करूंगा, जिनको मैं पढ़ के उस सब्जेक्ट को तैयार करूंगा। या हो सकता है मुझे क्लासेस की जरूरत हो, पढ़ाने वाली अच्छी फैकल्टीज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली, नहीं मिलती है। देखिए बहुत सारे ऑप्शनल ऐसे भी होते हैं जिसमें नहीं मिलती है। आपने मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल ले लिया, आपने सिविल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल ले लिया, आपको नहीं मिलेंगे अच्छी फैकल्टीज, खुद ही तैयार करना पड़ेगा। बहुत रेयर केस में आपको कोई एक अच्छी फैकल्टी मिल सकती है, वरना आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा। बुक्स नहीं मिलेंगी, पर्टिकुलर यूपीएससी के सिलेबस के डिजाइन अकॉर्डिंग डिजाइन की हुई बुक्स नहीं मिलेंगी, आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर के आपके सारे टॉपिक्स जो सिलेबस में लिखे हुए हैं वो सारे कवर हो पाएंगे। तो मेहनत क्या हो जाएगी हमारी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो हम क्या चाहेंगे, जहां पर हमारे पास में रिसोर्सेज अच्छे अवेलेबल हो, संसाधन अच्छे उपलब्ध हो, कि हाँ आसानी से एक बुक, दो बुक या तीन बुक पढ़ के मेरा काम हो जाए, मुझे 50 बुक नहीं पढ़नी पड़े। अच्छा ऑप्शन है ना, ये ऑप्शनल ज्यादा अच्छा है कि हाँ 3 बुक पढ़ के मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं इस ऑप्शनल का पेपर देने के लिए तैयार हूँ। एक बच्चा जो 50 बुक पढ़ चुका है वो भी, फिर भी ये डर है, ये संकोच है
कि क्या पता कहीं ऐसा कोई टॉपिक ना हो जो सिलेबस में हो और मुझसे छूट गया हो इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी। तो बेटर है उस ऑप्शनल के साथ में जाना जिसके रिसोर्सेज, जिसके संसाधन मेरे पास में आसानी से उपलब्ध हो, इजीली अवेलेबल हो, उसके साथ में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा या ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण काम रहेगा। हाँ, ऐप पर जो है ये फ्री क्लास है। जो बच्चे यूट्यूब पर पूछ रहे हैं क्या ये ऐप पर फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है। स्ट्रेटेजी एंड डाउट सेशन वाला जो सेक्शन है उसके अंदर चल रही है ये क्लास। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज हम देखेंगे ओवरलैपिंग सिलेबस। जो हमारा जीएस का सिलेबस है, जो हमारा प्रीलिम्स में भी आता है, जो हमारा मेंस में भी जीएस के जो 4 पेपर अभी हमने देखे थे, उनमें अगर कोई पोर्शन आता हो उस सब्जेक्ट का तो ज्यादा अच्छा है। हमें एक एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, हम एक बार पढ़ेंगे और 2 पेपर में काम आएगा वो हमारे लिए, या 3 पेपर में काम आएगा हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो और अच्छा है ना कि कम मेहनत में हम 2-2 3-3 सब्जेक्ट को या 2-2 3-3 पेपर्स को एक साथ तैयार कर रहे हो सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है ये हमारे लिए। जैसे कोई बच्चा लेता है लिटरेचर, जनरली जो बच्चे लिटरेचर के साथ जाते हैं, अब वो लिटरेचर वाला जो पार्ट वो पढ़ रहे हैं, जनरली वो जीएस के साथ मैच नहीं करता। कभी कभी करता भी है, हिस्ट्री में मैच कर जाता है, आर्ट एंड कल्चर में मैच कर जाता है, बट ज्यादातर जनरली हम देखते हैं कि वो हमारे जीएस के पेपर में काम नहीं आता है। तो जीएस के पेपर में काम नहीं आएगा तो हमें ऑप्शनल को पूरा अलग से तैयार करना रहेगा, जीएस वाले पार्ट को पूरा अलग से तैयार करना रहेगा। लेकिन अगर हम ऑप्शनल लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, ऐसे सब्जेक्ट्स को अगर हम लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीएस वाले पार्ट में भी ओवरलैप हो रहे हो सकते हैं। अगर मैं ज्योग्राफी लेता हूं तो पेपर 1 में मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा, पेपर 3 में मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा। अगर मैं हिस्ट्री लेता हूं तो मुझे पेपर 1 में बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट जो जीएस के साथ में, जो हमारा जीएस का सिलेबस है, जनरल स्टडीज वाला, सामान्य अध्ययन वाला जो सिलेबस है, उसमें हमारी ओवरलैपिंग जो है वो हमें देखने को मिले तो हमें एक और एडवांटेज देखने को मिलेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पेपर्स जो है वो हमारे रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट, विषय से परिचय, फैमिलियरिटी विथ दी सब्जेक्ट। हो सकता है कि आप ऐसा ऑप्शनल लेने जा रहे हो जिसके बारे में आप जानते कुछ नहीं है। आप एक हिंदी भाषी बच्चे हैं, हिंदी भाषी बच्चे ने देखा कि पिछले साल का टॉपर जो है वो संस्कृत लिटरेचर से निकल करके आया, या तमिल लिटरेचर से निकल करके आया, या असमी लिटरेचर से निकल करके आया। आती हमें तमिल नहीं है, आती हमें संस्कृत नहीं है, आती हमें असमी नहीं है, लेकिन मैं अब क्योंकि वो टॉपर उसने टॉप किया है पिछले साल तमिल लिटरेचर लेकर के, तो इस साल मैं भी तमिल लिटरेचर ही लूंगा। अब तमिल का त नहीं पता, तमिल लिखी कैसे जाती ये नहीं पता, पढ़ी कैसे जाती ये नहीं पता, लेकिन हम लेंगे, वो सब्जेक्ट लेंगे। तो वैसी बेवकूफ़ी करने का कोई सेंस नहीं है। जिस सब्जेक्ट के साथ हमारी फेमिलियरिटी हो, हम जानते हो उस सब्जेक्ट के बारे में, उस सब्जेक्ट के साथ जाना हमेशा फायदेमंद रहेगा। जैसे हम जीएस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट जो है, हाँ जब आती नहीं तो कैसे लेंगे, बिल्कुल सही बात है, फिर भी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि पिछले साल ये सब्जेक्ट लेके बच्चे ने टॉप किया, बच्चा है ह्यूमैनिटीज का, लेकिन पिछले साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ने टॉप किया, तो इस साल मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल जो है वो ले लूंगा। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कभी इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं, कभी इलेक्ट्रॉन को इमेजिन किया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वही लेनी है। तो वैसी स्थिति में फिर क्या होगा, फिर हम कहेंगे कि यूपीएससी बेवफा है, यूपीएससी ऐसी है, यूपीएससी वैसी है, यूपीएससी पक्षपात करती है, ये करती है, वो करती है। वही बहाने रह जाएंगे हमारे पास में, और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं हमारे पास में, क्योंकि सिलेक्शन तो होगा नहीं अगर हम ऐसी बेवकूफियां करेंगे तो। तो विषय से परिचय जो है वो भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। हम लगता हो कि हाँ हमें इंटरेस्ट आता है, हमें मजा आता है। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या हिंदी ऑप्शनल लेना चाहिए, अगर आपको कबीर के दोहे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आपको उसमें मजा आना चाहिए, बोरिंगनेस जो है वो नहीं आनी चाहिए कि हाँ पेपर 1 पढ़ा, आधा पढ़ा और फिर छूट गया, वो तो पेपर 2 तो कभी हाथ ही नहीं लगाया, पेपर 1 भी कभी कंप्लीट नहीं हुआ, वैसी स्थिति ना आए। पढ़ना पूरा है हमें, क्योंकि दोनों पेपर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और पेपर के सिलेबस के अंदर लिखा हुआ हर एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक पॉइंट के साथ में हम बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट हो, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो फेमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट हमारी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट में हम ये देखेंगे, ये प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी, सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे, उसके बाद इस चीज को देखेंगे, उसके बाद इस चीज को देखेंगे, उसके बाद ये, और लास्ट में हम देखेंगे कि मान लीजिए आपने ये 4 जो क्राइटेरिया हैं इनको फुलफिल किया, क्राइटेरिया और भी बहुत सारे हैं,
लेकिन मोटा मोटी जो क्राइटेरिया है उनको मैं बता रहा हूँ। तो 4 क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने के बाद भी मान लीजिए 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे आ गए जो जिनका सक्सेस रेशियो भी अच्छा है, जिनके रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिनका सिलेबस ओवरलैप भी होता है हमारे जीएस के साथ में, जिनके साथ में हम फेमिलियर भी हैं, तो फिर आप ये देखिए कि वो सिलेबस, वो सब्जेक्ट जो है उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो छोटा है वो जल्दी तैयार हो जाएगा तो आप छोटे के साथ जा सकते हैं, जो बड़ा है उसको तैयार करने में टाइम लगेगा। लेकिन ये छोटा बड़ा लेंथी शॉर्ट तभी देखें जब ऊपर वाले सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हो। ऐसा नहीं कि सर फला सब्जेक्ट जो है बहुत छोटा है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है, मैं उसके साथ गया और उसके साथ जाकर के मेरी नैया डूब गई, वैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हम इन चीजों को देखेंगे, सक्सेस रेशियो और ये सारी चीजें, लास्ट में ये पॉइंट देखेंगे। अगर हमारे पास में कोई 2-3 ऑप्शन ऐसे बच जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि नहीं इसका सिलेबस छोटा है, तो फिर उसके साथ में हमें जाना चाहिए। राइट, बात क्लियर है? क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत करंट बेस्ड एंड डायनेमिक है? अभी इस पे भी बात करते हैं। अभी थोड़ी देर में ज्योग्राफी पर ही आ रहा हूं मैं, तो फिर उसी पर बात करते हैं। ओके, तो ये सारे तरीके हो सकते हैं हमारे जिनसे हम चूज करें कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कि क्या हम अगर ज्योग्राफी लें, मैं आज के सेशन में सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या अगर हम ज्योग्राफी को ऑप्शनल लें तो क्या अभी हमने जो देखे फायदे, वैसा कुछ फायदा हमें मिलेगा या नुकसान देखने को मिलेगा, या क्या स्थितियां बनेंगी? तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ज्योग्राफी की जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा है, 5% से ज्यादा जनरली हमें देखने को मिलती है। यानी 100 में से 5 बच्चे जो हैं, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका सिलेक्शन होता है। 100 बच्चे जो ज्योग्राफी लेते होंगे उनमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होता है। आप कहेंगे सर कम दिख रहा है ये तो हमें। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो ज्योग्राफी का जो सक्सेस रेट है वो काफी अच्छा है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका सक्सेस रेट काफी अच्छा होता है, 30% 40% तक भी देखने को मिलता है। लेकिन वो 30% या 40% इसलिए देखने को मिलता है कि मान लीजिए 10 बच्चों ने असमीज लिटरेचर लिया होगा, असमी साहित्य जो है वो लिया होगा, 10 में से 4 का सिलेक्शन हो जाता है, तो डेफिनेटली 40% की सक्सेस रेट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि लेने वाले कितने थे, सिर्फ 10 ही बच्चे थे। उन 10 बच्चों को ये ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि ये सारे क्राइटेरिया जो अभी हमने देखे वो सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो मैं असमीज लिटरेचर ले लेता हूँ। अब हमारे जैसा बच्चा जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसकी फेमिलियरिटी नहीं है असमीज से, असमी भाषा नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो ये सोचे कि मैं असमीज लिटरेचर ले लूं, तो फिर उसकी नैया डूबने वाली है। तो ऐसी स्थिति बहुत कम ऑप्शनल की हमें देखने को मिलती है जहां 20, 30, 40% सक्सेस रेशियो होता है किसी एक साल, वो भी किसी एक साल, हर साल नहीं होता। ज्योग्राफी कंसिस्टेंटली मेंटेन रखती है 5% को, कभी 5%, कभी 5.5%, कभी 5.25%, कभी 6%। ऐसी हमें सक्सेस रेट जो है वो देखने को मिल रही है हर साल ज्योग्राफी के अंदर। जबकि दूसरे सब्जेक्ट कभी किसी साल 10-20% की सक्सेस रेट दिखा देते हैं, अगले साल 0% भी आ जाती है, या 2% भी आ जाती है, 4% भी आ जाती है। यानी कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है उस सब्जेक्ट में, तो वो उस साल टॉप कर जाता है या उस साल अच्छे सिलेक्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। हर साल ऐसा नहीं होता। लेकिन जो जनरली चूज किए जाने वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ज्योग्राफी लिया जाता है, जैसे कि हिस्ट्री लिया जाता है, जैसे कि पीएसआईआर लिया जाता है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया जाता है, जनरली बच्चे इन सारे सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं। और मैं एक डेटा, एक फैक्ट और आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जिस ऑप्शनल को चूज किया जाता है दैट इज ज्योग्राफी। सबसे ज्यादा जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बच्चे ऑप्शनल चूज करते हैं वो होता है ज्योग्राफी। हर साल पिछले 5 सालों का डेटा उठा करके देखिए, हर साल सबसे ज्यादा ऑप्शनल यही चूज किया जा रहा है, ज्योग्राफी को। यानी ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें बच्चों को ये सारी चीजें फुलफिल होती हुई दिखाई देती है कि सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज जो है वो बहुत अवेलेबल हैं, अच्छी बुक्स अवेलेबल है, अच्छी फैकल्टीज अवेलेबल है पढ़ाने वाली, अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा सिलेबस ओवरलेप होता है ज्योग्राफी का, अभी आगे बात करता हूँ कैसे हमें ये हेल्प करेगा।
साथ ही सब्जेक्ट के साथ में फेमिलियरिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। जीएस पढ़ना ही पड़ेगा, जीएस के अंदर आपको ज्योग्राफी पढ़नी ही पड़ेगी, तो सब्जेक्ट के साथ में आप चाहो ना चाहो तब भी आपको फेमिलियरिटी लानी पड़ेगी। ज्योग्राफी के साथ तो एटलीस्ट लानी ही पड़ेगी, जीएस में तो लानी ही पड़ेगी। तो जब जीएस में लानी है तो ऑप्शनल में भी ले आएंगे, फिर हम कर ही लेंगे इतनी मेहनत तो। और लेंदी या शॉर्ट सिलेबस में मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा लंबा सिलेबस है, लेकिन क्योंकि ऊपर वाले सारे क्राइटेरिया बहुत अच्छे से फुलफिल करता है, इसलिए जनरली ज्यादातर बच्चे, जैसा मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इसी ऑप्शनल को लिया जाता है, तो ज्यादातर बच्चे इसी ऑप्शनल के साथ में जाते हैं। ये एक बड़ा एडवांटेज हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल का देखने को मिलता है। इसके अलावा जीएस पेपर 1 जो होगा उसके अंदर हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, पूरा जियोग्राफी वाला पार्ट जो है वो पूरा हमारा वहां कवर होगा। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी ज्योग्राफी हमें पढ़नी ही है, तो प्रीलिम्स का पूरा पार्ट जो है वो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में कवर होगा। यानी हम ज्योग्राफी ऑप्शनल को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी नहीं पढ़नी रही, थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स में है वो डेफिनेटली देखना रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी रही। 90% काम हमारा ऑलरेडी हो चुका है। और मेंस में जब हम बात करें जीएस पेपर 1 की बात करें, या मैं जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करूं तब भी, और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं तब भी, बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे देखने को मिलता है जब मैं ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल लेता हूं। इसके अलावा सिलेबस डिफिनिट है, देखिए निश्चित बहुत अच्छे से यूपीएससी ने जो है एक एक पॉइंट सिलेबस के अंदर वेल डिस्क्राइब कर रखा है कि ये पॉइंट पढ़ना है आपको, ये पॉइंट पढ़ना है, ये पॉइंट पढ़ना है, ये पॉइंट पढ़ना, बहुत अच्छे से यूपीएससी ने सब कुछ प्रॉपर लिख रखा है। ऐसा नहीं होता कुछ भी कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कभी आ गया, कुछ और पूछ लिया, ऐसा ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में नहीं होता, क्योंकि सब कुछ एक एक पॉइंट वेल डिफाइंड है। एक एक पॉइंट यूपीएससी ने सिलेबस के अंदर लिख रखा है कि आपको ये चीजें पढ़नी है, आपको वो ही चीजें पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, अलग से कुछ और देखने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा ज्योग्राफी इजी टू अंडरस्टैंड होती है, समझना काफी आसान होता है, स्पेशली जब आप दूसरे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जो होते हैं, पीएसआईआर को लेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेंगे, अलग अलग थिंकर्स आएंगे, वो अलग अलग बातें कहेंगे, आप उनको प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हो, आप उनको प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ज्योग्राफी में सब कुछ क्योंकि साइंस बेस्ड होता है, अगर मैं कहूँ कि प्लेट ऐसे जा रही है और प्लेट ऐसे फोल्ड होगी, तो डेफिनेटली आप भी जानते हैं, लाइफ में खुद ही करके देख सकते हैं कि दो पेपर को अगर मैं ऐसे लेके जाऊं तो एक पेपर फोल्ड हो ही जाएगा। तो बहुत सिंपल लॉजिक होते हैं, सिंपल से लॉजिक जो हम डेली लाइफ में हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं, वही सिंपल से लॉजिक ज्योग्राफी में अप्लाई होते हैं। थोड़े से साइंस बेस्ड होते हैं, वो थोड़ा साइंस जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है, लेकिन वो होती लॉजिकल चीजें हैं, सामने समझ आता है कि हाँ ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही होगा, ये बातें सामने सामने समझ आ जाती है। तो इस वजह से काफी इजी होता है समझना, और थोड़ा साइंटिफिक होता है, थोड़ा विज्ञान के आधार पर होता है, तो थोड़ा समझना और आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन विद सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स। अगर आप ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल लेते हैं, ज्योग्राफी की मास्टर हैं आप, ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ है आपकी, तो इकोनॉमिक्स समझना बहुत इजी हो जाता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी बच्चों वाला खेल हो जाता है आपके लिए जब आप ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बहुत हेल्प मिलती है, कहीं किस प्रकार के इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे होंगे उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर जाना ही पड़ता है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ही ज्यादातर समय यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारा जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर डिटेल में सब सारी चीजें जो है हमारी डिस्कस हो चुकी होती है। एक और एडवांटेज हमें देखने को मिलता है कि अगर इस एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो 2-3 सब्जेक्ट जो हमारे जीएस के हैं वो भी ऑटोमेटिकली कवर होते हुए हमें दिखाई देंगे। इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट की जब बात आती है, जब आप साक्षात्कार दे रहे हैं, जब आपका जो व्यक्तित्व है उसका परीक्षण किया जा रहा है, आप इंटरव्यू में बैठे हैं और जनरली एक क्वेश्चन सामने रख दिया जाता है, जो एग्जामिनर हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपके सामने एक क्वेश्चन तो हमेशा दाग ही देते हैं। एक जनरल क्वेश्चन है कि आप जहां पर जिस शहर में रहते हैं वहां की समस्याएं बताइए, या वहां पर किस प्रकार के जियोग्राफिकल फैक्टर हैं, भौगोलिक कारण हैं जिनकी वजह से आपके शहर में कुछ अच्छा है या बुरा है। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, अच्छी चीजें भी होती है, कुछ बुरी चीजें भी होती है। तो आपके शहर में ऐसा क्यों है, आप जिस भी शहर से रिलेट करते हैं उस शहर के बारे में ऐसा पूछ लिया जाएगा। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे कि इंडस्ट्रीज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी जगह पर बाढ़ ज्यादा आती है तो उसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसी जनरल चीजें जो जनरली हम बता सकते हैं उनको, और अच्छे मार्क्स जो है वो हमको मिल सकते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर भी हमें एक बड़ा एडवांटेज ज्योग्राफी ऑप्शनल होने का देखने का मिल जाता है। डेफिनेटली ये लक पर डिपेंड करता है, जरूर नहीं कि हर बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा जाए, हर बच्चा जिसका ऑप्शनल ज्योग्राफी हो उससे पूछा जाए, जरूर नहीं, बट ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने अपीयर हो सकता है।
और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, हमारा क्वेश्चन इकोनॉमी बेस्ड हो सकता है, तो हम उसको ज्योग्राफी से रिलेट करके ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। सामने वाले कई बार ऐसा पूछ भी लेते हैं कि आप इसको ज्योग्राफी से रिलेट करके बताइए, क्योंकि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से रिलेट करके बताइए। तो वहां हमें एडवांटेज मिल जाता है, उन्होंने हमें डिफाइन कर दिया कि आप इसी इसी फील्ड में जाइए जिस फील्ड के हम एक्सपर्ट हैं, तो हमारे लिए काम जो है वो ईजी हो जाता है। इसके अलावा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम मैप्स का यूज कर सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं बना सकते, जीएस के कुछ पार्ट को छोड़ के, बाकी हम पीएसआईआर में कहाँ मैप्स बनाने जाएंगे, आईआर में फिर भी काम आ जाएगा। चलिए हिस्ट्री में थोड़े बहुत मैप्स जो है, हिस्ट्री में एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो हिस्ट्री में हमारा मैप जो है वहां पर जरूर मैपिंग वाला पार्ट जो है वो कवर हो जाता है। लेकिन आप हिंदी लिटरेचर लेके बैठे हैं, आप मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर लेकर के बैठे हैं, आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेके बैठे हैं, वहां कहाँ मैप्स का यूज करेंगे? मैप्स जहाँ यूज होंगे वही यूज करेंगे ना, जबरदस्ती थोड़े ना घुसाएंगे। ये कोई हमारा जो एकेडमी वाला पेपर थोड़ी, यूनिवर्सिटी का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे, दो चार डायग्राम बना देंगे, हमको मार्क्स मिल जाएंगे, वैसा वैसी स्थिति तो होगी नहीं। तो मैप्स का यूज करने का एडवांटेज मिल जाता है, यहाँ हमें अच्छे मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट बनाने का खूब स्कोप होता है ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाना होता है, तो हम फ्लो चार्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। किसी फैक्ट, कोई फिनोमिनन जो हो रहा है, कोई घटना जो हो रही है उसको समझाना है तो डायग्राम्स का प्रयोग कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट में ऐसे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। किसी एक सब्जेक्ट में कहीं हम छोटा मोटा कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में खूब ज्यादा स्कोप है इन चीजों का, मैप्स बनाने का, डायग्राम्स बनाने का, फ्लो चार्ट्स बनाने का। तो हमें बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है। दूसरा एक बच्चा जो कहीं लिटरेचर लेके बैठा होगा, या दूसरा एक बच्चा जो कहीं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में फिर भी मिल जाता है हमें एडवांटेज डायग्राम बनाने का, फ्लो चार्ट बनाने का, लेकिन कोई और सब्जेक्ट लेकर के बैठा हो तो उससे बड़ा एडवांटेज हमें देखने को मिलेगा। लॉ लेके बैठा हो, उससे ज्यादा बड़ा एडवांटेज हमें देखने को मिलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं, जो जनरली दूसरों के पास में ऑप्शन नहीं है, हमारे पास में है, और हम बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स हमें देखने को भी मिलेंगे। इसके अलावा मैपिंग में जो पेपर 2 होता है, ज्योग्राफी में जो पेपर 2 होता है, उस पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 10 एंट्रीज जो है जो करनी होती है। मैप आपको दिया जाता है अलग से, जगह का नाम लिखा होता है, आपको मैप के अंदर उसकी एंट्री करनी होती है और उसके बारे में 3-4 लाइन जो है वो लिखनी रहती है, जो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ऐसा इजी क्वेश्चन आपको दूसरे ऑप्शंस में जनरली नहीं देखने को मिलता। कुछ कुछ ऑप्शनल में होते हैं ऐसे इजी क्वेश्चन, लेकिन हर ऑप्शनल में नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपके पास में ये भी एडवांटेज है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, और वो करना कंपलसरी होता है सारे बच्चों के लिए करना, जिसने ऑप्शनल ज्योग्राफी लिया है उसको पेपर 2 का वो क्वेश्चन करना कंपलसरी है। और उस क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ तो बहुत इजी होता है, वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है, आसानी से किया जा सकता है, आसानी के नंबर हैं, वो बहुत इजीली मिलने वाले मार्क्स हैं, जो आसानी से पूरे पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। 2-2 नंबर का होता है, 20 नंबर, 20 मार्क्स जो है 300 में से, सॉरी 250 में से 20 मार्क्स जो है, 20 नंबर जो है वो आपको ऐसे ही फ्री में बढ़ रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं आप। अगर आपने ऑप्शन अच्छे से पढ़ा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है वो। और यही मैपिंग का जो पार्ट आप यहाँ तैयार करते हैं वो आपका प्रीलिम्स में भी डेफिनेटली काम आएगा। प्रीलिम्स में आप जानते ही हैं मैपिंग का एडवांटेज अभी और पिछले 3-4 सालों से तो गजब ही बढ़ता जा रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है, पिछले साल 2022 के प्रीलिम्स में 13 क्वेश्चन जब मैप बेस्ड क्वेश्चन अपीयर हुए हों, तो वहां पर हमें बड़ा एडवांटेज मिलेगा जब हमने ऑप्शनल ज्योग्राफी तैयार किया होगा। ऑप्शनल ज्योग्राफी में हम मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो मैपिंग हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। जिन बच्चों का ऑप्शनल ज्योग्राफी होता है उनके लिए मैपिंग काफी इजी हो जाता है, और मैपिंग इजी हो गई तो वो 13 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में है वो तो हमारे लिए पढ़े मिले। 13 में से हो सकता है 3 क्वेश्चन टफ होंगे, 10 क्वेश्चन तो पढ़े मिले। 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रीलिम्स क्लियर कर ही नहीं पाते, जिनका मेंस बहुत अच्छा होता है, जो मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, जो रेडी होते हैं कि हाँ इस बार तो अंडर 100 रैंक आएगी मेरी, अंडर 50 रैंक आएगी, टॉप 50 में आऊंगा, प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाते। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है। वहां आपको 10 क्वेश्चन का एडवांटेज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। प्रीलिम्स जब इतना टफ होता चला जा रहा है, वैसी स्थिति में आपको 10 क्वेश्चन का एडवांटेज मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल, बिल्कुल हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है। सर पीएसआईआर के बारे में भी बता दीजिए। देखिए सेशन ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है तो मैं
अभी वॉइस आ रही है मेरी? ओके। हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हिंदी मीडियम का बच्चा हूं अगर मैं, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल ले या ना लें। बिल्कुल ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बिल्कुल भी टफ नहीं है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है, हिंदी मीडियम का बच्चा जनरली क्या होता है, वो करंट अफेयर्स और दूसरी चीजें जो होती हैं उनसे खुद को लिंक नहीं कर पाता। सबसे बड़ी दिक्कत जो हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ में होती है, वो ये सोचते हैं कि वही जिस तरीके से हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते आए हैं या जिस तरीके से हम स्कूल के एग्जाम देते आए हैं कि रट लेंगे चीजों को और वहां जा करके लिख देंगे, बस हमें मार्क्स मिल जाएंगे, वो टेंडेंसी होने की वजह से हिंदी मीडियम का बच्चा जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। अगर आप जो सब्जेक्ट का डायनेमिक नेचर है उसको समझ जाएंगे, जो जनरली एक अच्छी फैकल्टी से जब आप पढ़ते हैं ऑप्शनल को, तो वो जनरली आपको वो ओवरव्यू दे देते हैं, वो सारी चीजें समझा देते हैं कि हाँ आपको किन चीजों के साथ में जाना है, क्या अप्रोच रखनी है। वो डायनेमिक अप्रोच अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो जो हिंदी के साथ भी ज्योग्राफी ऑप्शनल को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे जनरली सोचते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी वालों के लिए अच्छा नहीं है। मैं कहूंगा हर वो ऑप्शनल या हर वो सब्जेक्ट जिसमें डायनेमिक नेचर होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छा नहीं होता है। ये बात मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी वालों के साथ में पक्षपात हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हिंदी वाले जो है वो खुद को चेंज नहीं करना चाहते, अपनी नेचर को चेंज नहीं करना चाहते कि हम वो डायनेमिक सिटी जो यूपीएससी डिमांड कर रही है वो अपने अंदर लेके आए। ये वो कभी नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि हम जो हमारी असफलता है उसको यूपीएससी के ऊपर मढ़ दें। तो वो यूपीएससी के ऊपर मढ़ने के लिए फिर ये बहाना सोच करके रखते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है या हिंदी मीडियम वालों के लिए साइंस बेस्ड ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है। साइंस जनरली चीजों को समझ करके अप्लाइड पार्ट जो है वो देखना चाहती है। ज्योग्राफी में भी यूपीएससी यही चाहती है कि आप चीजों को समझ करके उसका अप्लाइड पार्ट जो है वो निकाल करके लेकर के आए, और उसके लिए थोड़ा डायनेमिक थिंकिंग की जरूरत होती है। और डायनेमिक थिंकिंग जब तक आप अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे तब तक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, ना सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल बल्कि हर वो सब्जेक्ट जिसमें ऐसी डिमांड रहेगी वो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो खुद को चेंज करने की जरूरत है यहाँ पर, ना कि यूपीएससी के ऊपर ये आरोप लगाने की कि यूपीएससी जो है वो ऐसा करती है वैसा करती है। ये सब चीजें जो है नहीं होगी। ओके। सेल्फ स्टडी वाले ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी वालों के लिए ही तो मैंने बताया रिसोर्सेज जो हमने बात करी थी, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, खूब बुक्स है, आप आराम से बुक्स को पढ़ सकते हो। और हिंदी में भी अवेलेबल है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से देना चाहते हो तो हिंदी में भी खूब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आपको हिंदी में कोई रिसोर्स ही नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा उसको। लेकिन यहाँ ज्योग्राफी को अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। हिंदी मीडियम का हो बच्चा चाहे सेल्फ स्टडी करने वाला हो, बहुत बड़ा एडवांटेज ज्योग्राफी ऑप्शनल में जरूर मिलेगा। दूसरे ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत बहुत बड़ा बड़ा एडवांटेज जो है वो मिलेगा, क्योंकि खूब रिसोर्सेज है, खूब सारी बुक्स हैं, बड़े बड़े ऑथर्स की बुक, जो जो बुक इंग्लिश में आती है एज इट इज उसका प्रिंट जो है वो हिंदी में मिल जाता है। इससे बड़ी और क्या फैसिलिटी चाहिए आपको। जो कंटेंट इंग्लिश मीडियम का बच्चा पढ़ रहा है वही सेम कंटेंट आपको हिंदी में भी मिल जाता है। सेम कंटेंट, पहले बुक इंग्लिश में लिखी गई है, उसको एज इट इज ट्रांसलेट किया गया है हिंदी के अंदर। तो डेफिनेटली आप वही चीज पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा पढ़ रहा है। कहीं भी आप ऐसा नहीं कह सकते इंग्लिश मीडियम वाले को बड़ा एडवांटेज मिल गया मुझे नहीं मिला। एट पार बुक्स जो है वो आपके पास में अवेलेबल है। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह का डिसएडवांटेज जो है वो देखने को हमें नहीं मिलता है। ओके। अब आप पूछेंगे, अभी ये क्वेश्चन भी आएगा कि सर तो फिर कौन सी बुक्स पढ़ें। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आएगा, तो सर हम अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल तैयार करना चाहते हैं तो कौन सी बुक्स पढ़ें। तो वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी जैसा मैंने आपको बताया मल्टीपल सेशंस में हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने सिर्फ ऑप्शनल की बात करी और वो ऑप्शनल को चूज कैसे करें उसके बारे में बात करी, ऑप्शनल का एडवांटेज क्या है उसकी बात करी, और अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं तो उसका क्या एडवांटेज रहता है इसकी हमने बात करी। अगले जो सेशन होंगे उनके अंदर हम हर एक चीज को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो सिलेबस है उसका भी डिस्कशन होगा हमारा, डिटेल में डिस्कशन करूंगा। सिलेबस के टोटल 20 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट पर एक एक सेशन करूंगा मैं पूरा आप लोगों के लिए। टोटल अगर आप पेपर 1 को बांटे तो उसमें 10 भाग है, पेपर 2 को बांटे तो उसमें 10 भाग है, तो 10 और 10 मिला करके टोटल 20 पार्ट्स हो जाते हैं। 20 पार्ट्स के 20 सेशन होने वाले हमारे।
कल से नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, उसमें 20 अलग अलग पार्ट्स के अंदर, भले ही छोटे होंगे, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे के होंगे, लेकिन हम एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक एक पार्ट को कैसे तैयार करें, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए हम क्या क्या रिसोर्सेज ले सकते हैं, किन बुक्स से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो अब मैं सेशन को एंड करने जा रहा हूं। आई होप कि आपके ऑप्शनल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे यहाँ पर एड्रेस हुए होंगे, और उनके डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। बहुत सारे जो मिथ रहते हैं कि हिंदी मीडियम से ज्योग्राफी अच्छा नहीं होता है, जो जनरली मिथक दिमाग में घूमते रहते हैं, वो भी क्लियर हुए होंगे। क्या हम सेल्फ स्टडी में ज्योग्राफी तैयारी कर सकते हैं, ये भी क्लियर हुआ होगा। ऐसे जनरली मिथ दिमाग में चलते रहते हैं, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। ओके, लास्ट में आप लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट है, अभी आप लोगों के लिए ऑप्शनल जो है वो मैं लेकर के आ रहा हूं 17 अक्टूबर से, 17 अक्टूबर से, जिसके अंदर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसकी बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफी ऑप्शनल फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल हो रहा है, मात्र 20,000 रुपए में, 20,000 रुपीज में, जिसके अंदर पेपर 1 जो है वो ओजांग सर का पढ़ाया हुआ आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस। पेपर 1 जीएस पे, सॉरी, ऑप्शनल का जो पेपर 1 है, पेपर 1 पेपर 2 हर ऑप्शनल में होता है, अभी हमने बात करी थी। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर 1 है उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको ओजांग सर की, जिसमें बहुत अच्छे से डायग्राम्स और सारी चीजों के द्वारा ओजांग सर ने जो है वो कंसेप्ट, पेपर 1 में जनरली कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा पार्ट जो है वो आपको ओजांग सर की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। और पेपर 2 जो है, जो इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, जो हम पेपर 1 में पढ़ते हैं उसका अप्लाइड पार्ट होता है, कि भारत पे वो सारे कंसेप्ट जो हम पेपर 1 में पढ़ते हैं वो भारत पर किस तरीके से अप्लाई होते हैं, उसमें जनरली बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, और उसके लिए जनरली बच्चे चाहते हैं कि सर हम फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए लाइव क्लासेस जो है पेपर 2 की, वो मेरी रहेंगी आपके साथ में, जीएस पेपर 2 की, जो सॉरी ऑप्शनल पेपर 2 की, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 की, जिसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन होता है, वो पूरा लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। आप जिस भी तरह के डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस रहेंगी हमारी। और ये पूरा जो कॉम्बो है, क्योंकि फीस ना बढ़े इसलिए हमने दोनों लाइव नहीं किए हैं, आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकें, इजीली ये कोर्स जो है वो खरीद सकें, इसके लिए हमने एक पेपर जो है, जो जनरली कंसेप्ट बेस्ड है, जिसके अंदर हमको कंसेप्ट समझने होते हैं, जिसका बहुत ज्यादा अप्लाइड पार्ट नहीं होता है, तो उसको आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, इसलिए वो ओजांग सर की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी पेपर 1 की। और पेपर 2 जो है वो आपका लाइव रहेगा। तो इससे हमने वो तरीका अपनाया है कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर रहे और आप लोगों के लिए फीस भी ज्यादा ना बढ़े, फीस जो है वो अफोर्डेबल रहे आप लोगों के लिए, जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए। इसलिए हमने इसको कुछ इस तरीके से हाइब्रिड मोड में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पेपर 1 अभी क्लियर नहीं हुआ तो क्या बेच ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2024 वाले ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि ऑप्शनल में जनरली सिलेबस जो है वो एक लंबे समयांतराल के बाद चेंज होता है, ज़्यादा चेंजेस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते। हाँ, कुछ डायनेमिक चीज़ें ज़रूर ऐड होती चली जाती है, वरना ऑप्शनल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो अप्लाइड पार्ट है वो लगभग वैसा ही बना रहता है। राइट, तो अब सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, आगे बढ़ाएंगे। अब ज्योग्राफी सिलेबस, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सिलेबस है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के सिलेबस जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया 10 पार्ट जो हैं पेपर 1 के सिलेबस के होते हैं, और पेपर 2 के सिलेबस के 10 टॉपिक जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे, एक एक सेशन सबके ऊपर रखेंगे, ताकि डिटेल में डिस्कशन चले हमारा, और किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। जैसे आज का सेशन रहा एकदम डिटेल में, वैसे ही हर चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास भी है आप लोगों की, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।